नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अमेठी जिले में देर रात मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चुनागाही नहर पुलिया के पास मोहनगंज थाना की पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर जैसे ही पुलिस की टीम चुनागाही स्थित बड़ी नहर के पास पहुंची, मौके पर एक युवक हाथ में वहीं बोरी लिए हुए दिखा और जब पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जिसके चलते मोहनगंज थाना में तैनात इंस्पेक्टर श्रीचंद्र के बाएं हाथ में कोहनी पर गोली लगते हुए निकल गई और जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायर किया गया और जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। आपको बता दें कि जिस पर पुलिस टीम ने बदमाश को घेर कर पकड़ लिया और पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए शातिर बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस, 315 बोर के साथ एक चापड़, लकड़ी का ठीहा और छुरी और गोकसी करने का सामान बरामद हुआ है। पकड़ा गया बदमाश जायज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कंचाना निवासी करीब 35 वर्षीय नौशाद उर्फ कल्लू बताया जा रहा है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ 1 जून को टोडरपुर के पास तथा और 4 जून की रात्रि में राजापुर हलीम के पास गोकसी के वारदात को अंजाम दिया था। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मोहनगंज अंतर्गत चिनगाही नहर पुलिया पर कुछ लोग गोकसी करने वाले हैं। इस सूचना पर थाना मोहनगंज, सुवर्तनगंज, स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। वहां पर जो एक व्यक्ति जो पहले से मौजूद था, जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में थाना मोहनगंज के इंस्पेक्टर श्रीचंद घायल हुए। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इस व्यक्ति का नाम नौशाद है। यह थाना जायज क्षेत्र का रहने वाला है और सातिर गोकस है। इसके ऊपर पूर्व से ही 6 अभियुक्त पंजीकृत हैं। इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा और 3 खोखा कारतूस तथा गोकसी का सामान बरामद हुआ है। इसको CSC में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और ये से बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि हैंडलूम्स के दुकान में भीषण आग लग गई और लोगों के फायर ब्रिगेड की 2 वहां आग के सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि आग की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको औरैया से बता रही जो कि दिव्यापुर रोड की ये देर रात की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि हैंडलूम की दुकान में लगी भीषण आग और लोगों के फायर ब्रिगेड को दी गई आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि औरैया से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है जो कि हैंडलूम के दुकान में भीषण आग लग गई और लोगों के सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। वहां पर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि हैंडलूम की दुकान में भीषण आग लग गई थी और जिसके बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और सूचना मिलने पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। खबर औरैया से है जहां थाने में विवाहिता के साथ मायके पक्ष के लोगों को शिकायत करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि निर्भय बेखौफ और ससुराल जनों और मायके पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई और 10 दिन से ससुराल में बंधक बनी विवाहिता की सूचना पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहू के साथ मारपीट कर रहे थे और बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। और विधुना कोतवाली के मुख्य गेट के सामने का मामला है ये। क्या नाम आपका? राजेश सिंह। पिताजी का नाम? मान सिंह। कहाँ के निवासी हो? कल्याणपुर।
क्या मामला है? हमारी लड़की को अभी 1 साल पहले शादी की, हमारी लड़की को मारा पीटा। अभी कौन लोग मारते पीटते हैं? दामाद और ननन और माँ और जेठ सभी लोग मारते हैं। कहाँ रहती है बिटिया? कहाँ शादी की आपने? यही आर नगर है ये कुछ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर मारा। आज 10 दिन से मार रहे बराबर। 10 दिन से बराबर मार रहे सर। अच्छा, आज उसको फ़ोन दिया तो उसने फ़ोन कर पाया कि जो है तो पापा जल्दी चले आओ, हमें मार डरी पूरी प्लानिंग करी। तो अच्छा, आज आप कोतवाली में आए? जी जी जी। शिकायत एप्लीकेशन दी? अभी बस दे रहे, बस 112 नंबर पर कॉल किया, इसके बाद में अब एप्लीकेशन दरोगा जी बोल गए देने जा रहे हो। आप कौन है लड़की के? लड़की के पिता। क्या नाम आपका? पति का नाम? कहाँ की निवासी हो? मोहल्ला कौन सा है? क्या मामला है? काफी दिन से मारते हफ्ते के लिए प्रताड़ित करते। कौन? सब पूरा घर मारते सब लोग। अच्छा। जेठ ससुर फिर क्या हुआ? पहले वो करके अब ये मुझे छोड़ देगा और कहते साइन करो। काफी मारा हमको। अच्छा, कब मारा? 10 दिन पहले। आज क्या हुआ? आज 10 दिन से फोन नहीं दे रहे थे, ना घर की बात कराते, ना किसी से बोलने देते, ना कमरे में बंद करके रखते हैं। अच्छा, तो आपने पुलिस से शिकायत की? नहीं, फोन ही नहीं दे रहे थे, आज तभी आए। बुलंदशहर के शावली गांव में पत्नी की हत्या कर लाश को घर में बंद कर पति फरार हो गया और मृतका का नाम रीता बताया जा रहा है और हत्या का आरोपी पति राजू 2 बच्चों को लेकर फरार हो गया है। बता दें कि बदायूं निवासी राजू सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करता था और 5 साल पहले रीता और राजू की शादी हुई थी और पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाराबंकी जिले में बीती रात भीषण दर्दनाक हादसा हो गया और NH 28 पर देर रात लगभग 3 बजे डीजल भरे टैंकर और ट्रेलर के आमने सामने टक्कर हो गई और वहीं दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई और जिसमें ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर की गाड़ी में ही फंसी से जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टैंकर का ड्राइवर गंभीर रूप से जल गया और जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और इस दौरान लगभग 3 घंटे लंबा जाम लगा रहा। वहीं जानकारी होने पर राम सन्निहित घाट के और सहित कई थानों के फोर्स और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात के करीब 2:15 बजे के आसपास फैजाबाद की तरफ से कंटेनर जा रहा था। ड्राइवर की नींद या किसी हालत में वो डिवाइडर चढ़ के उस पार हो गया और सामने से आ रहे टैंकर में टक्कर मारते ही कंटेनर में आग लग गई। फिर बगल में ढाबे पर रखी यूरिया में आग लगी और फिर बगल उसमें टैंकर में आग लगी। अफरा तफरी का माहौल। मतलब ट्रेलर में जब आग लगी तो उसमें कोई व्यक्ति जख्मी? ड्राइवर मतलब बचाने के लिए चिल्ला रहा था और शीशा नहीं खुल रहा था उसका। आग की लपट इतनी तेज थी कि चाहकर भी उसे नहीं बचाया जा सका। बीते लगभग 12 सालों से कागजों में चल रही माई कार शोरूम के भवन की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हुई है और नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने भू उपयोग भू परिवर्तन शुल्क जमा न करने पर शोरूम को सील कर दिया है और शुक्रवार को नेकपुर इटावा बरेली हाईवे पर स्थित माई कार के शोरूम में नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव, नायब तहसीलदार सृजन कुमार, राजस्व निरीक्षक प्रमोद शुक्ला, अजीत द्विवेदी पहुंचे और उन्होंने शोरूम के मैनेजर रामनिवास शर्मा से वार्ता की और शोरूम को सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011 में शोरूम का भवन आवासीय जगह पर व्यावसायिक कार्य के लिए बनाया गया था। तभी से शोरूम का मामला नियत
प्राधिकरण। वहीं आपको बता दें कि मामला प्राधिकारी के यहाँ बीते लगभग 12 साल से चल रहा है और जिस पर भू उपयोग परिवर्तन का करोड़ों रुपए भी राजस्व बकाया है। निर्माण है जिस पे 2011 से कार्रवाई चल रही थी और इसके बाद नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड में के द्वारा भी इनका अवैध निर्माण के खिलाफ गिराने का ही आदेश हुआ था। इसके पश्चात में इनके द्वारा आवेदन किया गया भू उपयोग परिवर्तन के लिए, जिसके लिए जो फीस निर्धारित थी शासन द्वारा वो इनके द्वारा जमा नहीं की गई। इसके आधार पर हमने पिछले महीने इनका सील का आदेश किया था, परंतु इनके द्वारा किसी भी प्रकार का जो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क है वो जमा नहीं किया गया और इसलिए इनका भवन आज सील किया गया। हमीरपुर जिले में 2 शादी वाले घरों में अचानक सन्नाटा छा गया और दूल्हा और गाड़ी फूलों से सजकर तैयार थी और बैंड बाजों के साथ बारात दुल्हन के घर जाने की तैयारियां हो रही थी और इसी दौरान खबर आई कि ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई और दुल्हन के फरार होने की खबर सुनते ही दुल्हन और दूल्हे पक्ष में सन्नाटा छा गया और दोनों पक्ष काफी देर तक ढूंढने के बाद थाने पहुंच गए। काफी खोजबीन के बाद भागी हुई दुल्हन पुलिस के हाथ भी नहीं लगी और दोनों तरफ सजे मंडप और पंडाल बंद कर दिए गए। फिर यहाँ पे मेरा 4-5 लाख रुपए खर्चा हो गया। यहाँ पे इसका भुगतान कौन करेगा? आप लोगों को जानकारी कैसे मिली कि लड़की चली गई? जानकारी वहाँ से फोन आया सामने। आप क्या कर रहे हैं आप लोग? काम करते हैं। निकालने वाले थे, हमको सूचना मिली कि लड़की भाग गई। हम दोनों बहन गए नदी घाट पता करने। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी लड़की से शादी कर ले। हमने कहा हम दूसरी लड़की से शादी नहीं करेंगे। वो बोले कि हम तैयार रहेंगे चाचा की लड़की को करने को। और मेरा ये 4-5 लाख रुपया खर्चा हो गया, ये कौन देगा? मैं राड़ देवा औरत हूँ। हुआ क्या है? बारात कहाँ से कहाँ जा रही थी आपकी बेटी? जमुना घाट से बेतवा घाट जा रही। हुआ क्या है? बेटी कहाँ गई? बहू कहाँ गई? हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी और टक्कर लगने से वहीं खलासी की मौके पर मौत हो गई है और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने चालक को गंभीर हालात में भर्ती कराया है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे के सामने की खबर है जो कि आपको बता दें कि हमीरपुर से है। तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़े ट्रक को वहीं टक्कर मार दी और टक्कर लगने से वहां चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस ने चालक को गंभीर हालत में भर्ती कराया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें हमीरपुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि डीसीएम ने खड़े ट्रक को वहीं टक्कर मार दी और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई और आपको बता दें कि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उस गुरसराय सरकारी अस्पताल में शासन के सख्त आदेशों के बाद भी शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाई होते हुए भी डॉक्टर लोग दवाइयां मार्केट से दुकानदारों को पर्चे लिखकर मोटे कमीशन के चक्कर में मरीजों के साथ खुला बेच रहे हैं और 16 जून शुक्रवार को सुभाष नगर गरौठा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर ओपी राठौर को आप बीती शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी मोनिका को लेकर गुरसराय अस्पताल आया तो डॉक्टर ने दवाइयां और इंजेक्शन बाहर से लेने को कहा, लेकिन जब मैंने अस्पताल से पूछताछ की तो यह दवाइयां और इंजेक्शन क्या अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो बताया कि यह इंजेक्शन और दवाइयां अस्पताल में मौजूद है, लेकिन डॉक्टर ने कमाई के चक्कर में अपने चहेते बाजार के एक दवा दुकानदार के यहां से लेने को यह पर्ची लिखी है। अभी हमें एक मरीज के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है। उनके द्वारा ये शिकायत है कि जो है हमें बाहर से दवाइयाँ लिखी गई और जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल की, काउंटर से भी जानकारी की और स्टाफ नर्स से भी जानकारी की। उन्होंने बताया कि नहीं हमारे सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं
और शासन के द्वारा हर प्रकार की दवा उपलब्ध भी की जा रही है और अस्पताल में सही प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध। बाहर से दवाइयाँ मंगाने की सवलत प्राप्त हुई है और इसकी विधिवत जाँच करा के और जो है खबर झांसी से है, जहां भीषण गर्मी में महानगर के प्रमुख चौराहा इलाइट पर शीतल पेयजल के लिए तरस रहे लोगों की सुविधा के लिए झांसी मीडिया क्लब ने निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ महापौर बिहारी लाल आर्य ने किया है और इसे सराहनीय कार्य बताया जा रहा है। शुक्रवार को झांसी मीडिया क्लब के तत्वाधान अध्यक्ष मुकेश वर्मा के नेतृत्व में इलाइट चौराहे पर निःशुल्क शीतल पेयजल हेतु प्याऊ लगाई गई और इसके माध्यम से आमजन को शुद्ध आरओ का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्याऊ का शुभारंभ महापौर बिहारी लाल आर्य ने लोगों को शीतल जल पिलाकर किया और इसी बीच महापौर ने कहा कि ऐसे भीषण गर्मी में आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराना सराहनीय सेवा कार्य है। हमारे मीडिया क्लब के इसके अध्यक्ष हमारे आदरणीय मुकेश वर्मा जी हैं, उनकी सारी टीम ने बहुत अच्छा उनका काम किया है क्योंकि जल ही जीवन है। यहाँ उन्होंने कहा है 50 या लगभग 50 इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ जो है सिर्फ पीने की पानी स्वच्छ और शुद्ध पानी आरओ का पानी देने का काम किया है। ऐसे कार्यक्रम से सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है और ऐसी भीषण गर्मी में हमारे जो खबर सरोजनी नगर से है, जहां बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर 9 साल में हुए मोदी सरकार के कामों को गिनवाया, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। 9 वर्षों में गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं आए हैं और हर योजना में करोड़ों गरीबों को फायदा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी जी के नेतृत्व के कारण 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए, पहले भी ये सारा विपक्ष मिलके लड़ा था, सपा बसपा मिलके लड़े थे, उसमें सारा जातीय समीकरण और यही समीकरण लेके लड़े थे। लेकिन जनता विकास चाहती है, जनता चाहती है, कौन उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, कौन सी सरकार विकास कर रही है और नेतृत्व कैसा है। जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे, परम आदरणीय मोदी जी पे, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे परम विश्वास है, इनकी नीतियों पे विश्वास है, इनकी निष्ठा पे विश्वास है, जिसके कारण पिछली बार भी इन लोगों की 10-12 सीटें, 5 सीट आई थी समाजवादी पार्टी की और सारे मिलने के बाद 10 सीट बसपा की आई थी। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो भी आएगा। कॉमन सिविल कोड को लेकर ज्यादा फैला हुआ है। अगर बात करें तो कॉमन सिविल कोड को लेकर ज्यादा बातें चल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कॉमन सिविल कोड बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 में कॉमन सिविल कोड दिया हुआ है। वो कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत छोटी छोटी रिलीजन्स हैं जिनकी अपने कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, मैरिज को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, एडॉप्शन को लेके, तो वो सब खत्म होने चाहिए। कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान को और मजबूत करेगा। लॉ कमीशन ने अभी उस पर अपने व्यूज मांगे हैं, सबसे अनुरोध है सब लोग अपने व्यूज दें। कॉमन सिविल कोड मेरा मानना है आना चाहिए। मैनपुरी रिजर्व पुलिस लाइन सभागार हॉल में महिला सुरक्षा मिशन शक्ति के तहत 15 दिवसीय एक सेमिनार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आरक्षी कर्मियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस मिशन शक्ति कार्यक्रम का हिस्सा बने और मिशन शक्ति कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने महिला सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार की वार्ता की और कहा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर लगाम लगाने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। तो उन बच्चों को भी चिन्हित करके वहां से शिक्षा से उनको जोड़ना है और उनका विकास करना है। तो इस तरह के बच्चे अगर आपको कहीं दिखते हैं तो उन बच्चों का सर्वे करके उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। जैसे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार
जो विवाह के लिए अगर कहीं उन्होंने रिश्ता तय कर दिया है और शादी के लिए उनके पास खर्चे की कोई व्यवस्था नहीं है। महिला कर्मी जो थानों में नियुक्त है और मिशन शक्ति में काम कर रही हैं, उन सभी को एक वर्कशॉप के लिए बुलाया गया यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में। आज के इस सेमिनार में मैं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी सर का स्वागत करता हूँ, मैं सभी साथी अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज ये 16 तारीख में हम लोगों के द्वारा पुलिस लाइन में जो मिशन शक्ति फेज 3 है, इसके संबंध में जो एक अभियान चल रहा है 15 दिन का, 12 तारीख से 26 तारीख तक, इसमें आज एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो बीच से संबंधित जो महिलाएं हैं। खबर मथुरा से है, जहां महिला श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और आपको बता दें कि चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है और पल्सर बाइक सवारों ने ये चेन स्नैचिंग किया है। वारदात को अंजाम देकर लूटपाट की घटना में महिला श्रद्धालुओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया और लहूलुहान हालत में महिला निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 2 लाख की चेन और लॉकेट लूट कर बदमाश फरार हो गए और जिसके बाद चेन बचाने के चक्कर में ऑटो से नीचे गिरी महिला श्रद्धालु। वहीं परिवारजनों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दर्शन करने के दौरान पहनकर न आए गहने। और इसके साथ ही प्रेम मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी महिला, जो कि आपको बता दें कि थाना जैत क्षेत्र अंतर्गत प्रियाकांत जू मंदिर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मैं प्रेम मंदिर से आ रही थी और प्रेम मंदिर से आते समय कुछ 2 लड़के आए बाइक पे और उन्होंने मेरी चैन छीन ली और चैन छीन ली तो मेरी भाभी जैसे सामने बैठी थी तो उन्होंने बोला दीदी आपकी चैन, और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई और उसका सर फट गया। उसके टांके आए आपने देखे हैं कि और काफ़ी खून बह गया है। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं मुंबई से आई हूँ और बाकी मेरी फैमिली यहाँ से आई, सिरसा से। वृंदावन से कहाँ से आ रहे थे आप? प्रेम मंदिर से। कितने लोग थे? हम 7, एक बच्चा थे बड़े। कितने लोगों को चोट लगी आपके? एक को, मेरी भाभी को, शिवानी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस तो तभी साथ में भी थी, एक उनको काफी देर रोकने की कोशिश की कि रुक जाओ, चैन वाला सामने ही उनके लेके गया, मगर वो पुलिस वाला नहीं रुका और वो बाइक तेज करके चले गए। अगर सीसीटीवी हुआ तो उनको दिखेगा कि पुलिस वाले ने कोई हेल्प नहीं किया हमारी। और काफी लोग भी थे जिन्होंने गाड़ी रोकी, मगर भाभी को उठा के किसी ने भी डाला नहीं है यहाँ पे, हेल्प नहीं की। उनकी गाड़ी थी फिर भी हमें किसी ने भाभी की मदद नहीं की कि उठा ले। और इतना ज्यादा खून था कि अगर आप देखोगे तो वहाँ पे देखना आप जाके, क्योंकि मुझे पता कि मैंने पिचकारियां वो रोके, उसमें मैं भी रो रही। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि नोएडा से है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फेरबदल किया है और आपको बता दें कि डीसीपी सेंट्रल नोएडा राम बदन सिंह को हटाकर वेटिंग में भेजा गया है और अनिल यादव बने हैं डीएसपी सेंट्रल नोएडा के। आपको बता दें कि प्रीति यादव डीएसपी ट्रैफिक के नोएडा के अधिकारी बनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।